हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। कल हमने जो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे विटामिन का, जिसमें हम 3 विटामिन लेकर आए थे, विटामिन B2, विटामिन B3 एंड विटामिन B5। ठीक है, 3 विटामिन लेकर आए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया जिस वजह से हम 25 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए और फिर हमने एंड कर दिया क्लास। ओके, तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम यहाँ से विटामिन B3 से सॉल्व करेंगे। हालांकि 25 हमने कल कर लिए थे, पर इनको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं यहाँ से। नहीं, लास्ट में तबीयत गड़बड़ हो गई थी जिस वजह से क्लास पूरी नहीं हुई। ठीक है, दूसरी एक अपडेट आप लोगों को देनी थी। कल हमारा संडे को 125 का टेस्ट सीरीज होगा, सुबह 5 से 7। 5 से 7 में इसलिए बोल रही हूँ, मतलब स्टार्ट तो 5 बजे हो जाएगा, उसके बाद जितना समय लग जाए, क्योंकि 125 प्रश्न है। ज़रूरी नहीं कि पूरे 2 घंटे लगे, हो सकता है पहले निपट जाए, तो डरना नहीं है। मतलब 5 बजे से स्टार्ट होगी सीरीज़, जितनी जल्दी निपट जाएगी उतनी जल्दी कोशिश करेंगे, है ना। 7 बजे तक इसलिए कह दिया है कि बाई चांस एक्सप्लेनेशन वगैरह लंबी हो जाए। बकाया वैसे मैं बात करूँ, 125 की सीरीज है, उसमें सिर्फ चेक करना है हमें कि हमारे प्रश्न कितने सही जा रहे हैं, हमारी तैयारी किस तरीके से चल रही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं ज़्यादा नहीं करूँगी उसमें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में ये छोटी छोटी जो क्लासेस लाती हूँ उनमें कर देती हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। ओके, संडे है इसलिए कोई इशू नहीं रहेगा मुझे, मैं 5 से 7 आराम से क्लास दे सकती हूँ। तो 5 बजे इसलिए रखा है क्योंकि 4:30 या 4 बजे का हम क्लास करते हैं, तो बहुत कम बच्चे आते हैं, आ ही नहीं पाते 4 बजे लगभग बच्चे, और मतलब तो इस वजह से मैंने 5 से 7 कर दिया। और 5 बजे ज़रूर आएंगे आप लोग, मुझे इतना उम्मीद है, इतनी जल्दी तो उठ ही जाते होंगे। ठीक है, तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 से। हालांकि हमने कल 25 कर लिए थे, पर ये B3 के विषय में थोड़ा पढ़ लेंगे अच्छे से। देखो, विटामिन B3 का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन है, निकोटिनामाइड है। सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों है, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो जो विटामिन B3 है उसका रासायनिक नाम नियासिन और निकोटिनामाइड दोनों है। देखो, आज हम कुछ विटामिन के नामों की बात कर लेते हैं। रासायनिक विटामिन ए की बात करें तो रेटिनॉल है। ठीक है, रेटिनॉल है। ओके, रेटिनॉल है। विटामिन B1 की बात करें, B1 की बात करें तो थाइमीन है। ठीक है, B1 थाइमीन। ओके, विटामिन B2 की बात करें, विटामिन B2 की तो राइबोफ्लेविन, अभी कल ही हमने इसको सॉल्व किया था। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन को हमने बताया था लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं। ठीक है, राइबोफ्लेविन B2 का। B3 का क्या है, ये हम पढ़ ही रहे हैं, नियासिन और निकोटिनामाइड हो गया। B5 का पेंटाथोनिक अम्ल होता है, पेंटाथोनिक अम्ल होता है, पेंटाथोनिक अम्ल होता है। ओके, विटामिन B7 का क्या होता है? विटामिन B7 का इनोसिटॉल होता है, इनोसिटॉल होता है। ओके, विटामिन B9 का क्या होता है? फोलिक अम्ल होता है, फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल। और 10 और 11 होता नहीं है, तो 12 की बात करें तो साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, लिख दूँ, इतना आपने पढ़ लिया होगा, लिख लिया होगा। ठीक है, विटामिन B12 का क्या बताया मैंने? साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन, कोबाल्मिन। ओके, क्लियर हुआ? अब कोई रह गया तो विटामिन डी रह गया, जिसको हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। हालांकि ये अलग हैं और वो अलग, ये हो गया आपके वसा में घुलनशील। ठीक है, कैल्सीफेरॉल हो गया किसका? विटामिन डी का। ए का रेटिनॉल हमने पढ़ ही लिया था, डी का कैल्सीफेरॉल हो गया। और जो आपका ई है, टोकोफेरॉल कहते हैं इसको हम, टोकोफेरॉल। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। ओके, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। और एक और बच्चा आपका कौन सा? विटामिन के, जिसे हम फाइलोक्विनोन कहते हैं। ठीक है, विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहते हैं। ठीक है, फाइलोक्विनोन। ओके, फाइलोक्विनोन, और कहीं कहीं इसको नेफ्थाक्विनोन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों देख लीजिएगा, नेफ्थाक्विनोन, फाइलोक्विनोन अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि जो ये जो फाइलोक्विनोन है कहीं कहीं पर इसके प्रकार में दिया है, मतलब जो विटामिन के है इसके प्रकार हैं ये, फाइलोक्विनोन, नेफ्थाक्विनोन। तो कभी कभी इन्हीं को रासायनिक नाम भी कंसीडर कर लिया जाता है। तो कभी नेफ्थाक्विनोन दिया गया है कई जगह प्रैक्टिस वगैरह में, और कहीं कहीं फाइलोक्विनोन दिया गया। हालांकि ये विटामिन के प्रकार भी हैं। विटामिन सी बचा एक और, उसकी भी बात कर लेते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, विटामिन सी का क्या है रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। आई होप सभी को ये याद होंगे। ओके, ये तो मैंने नॉर्मली रिवीजन के लिए आपको करा दिया। क्वेश्चन है 23, विटामिन B3 की खोज किसने की? ए ऑप्शन है कूहन ने, बी है फंक ने, सी है मुल्डर ने, डी है बर्जीलियस ने। तो विटामिन B3 की खोज की बात होगी तो फंक महोदय ने की। ठीक है,
फंक ने खोज की थी, और कूहन ने तो हमने आपको कल ही बताया था विटामिन B2 की खोज की थी। मुल्डर ने हमने बताया था किसकी, प्रोटीन की खोज की थी। बात आती है कब की थी, तो समय आता है 1838 में की थी। एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ प्रोटीन है, ये किसने, मुल्डर ने ही खोजा था। बर्जीलियस ने इसी प्रोटीन का क्या किया था, नामकरण किया था। ठीक है, नामकरण किया था। नामकरण मतलब प्रोटीन नाम किसने लिखा था, बर्जीलियस ने करा था। ठीक है, जो डी ऑप्शन पे दिख रहा है नामकरण। अच्छा, इन्होंने नामकरण किया कब था, तो इन्होंने नामकरण किया था 1840 में प्रोटीन का, तभी 38 में पैदा हुआ और 40 में नामकरण हुआ। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है यहाँ पर 24, विटामिन B3 की खोज किससे हुई थी, खमीर से, दूध से, निकोटीनिक अम्ल से, या फिर उपर्युक्त सभी से। तो विटामिन B3 की खोज किससे हुई थी, आपकी खमीर से हुई थी। दूध से हमने किसकी बताई थी, B2 की खोज बताई थी। B2 की मतलब B2 राइबोफ्लेविन की खोज हुई थी, और राइबोफ्लेविन की खोज हुई थी इससे, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं। राइबोफ्लेविन मतलब विटामिन B2 को लैक्टोफ्लेविन क्यों कहते हैं, क्योंकि दूध में क्या होता है, लैक्टोज पाया जाता है, और लैक्टोज इसी से खोज हुई विटामिन B2 को कि जिसको किसने खोजा था, कूहन ने खोजा था। ठीक है, कूहन ने खोजा था, और इसको लैक्टोफ्लेविन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दूध से खोजा गया विटामिन B2। तो हमारा ऑप्शन क्या, मतलब आंसर क्या सही है, ए ऑप्शन, क्योंकि हमने विटामिन B3 की खोज की बात की है, तो खमीर से खोजा गया। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नियासिन में कन्वर्ट होने की क्षमता रखता है। ए ऑप्शन है ट्रिप्टोफोन, बी है एलानिन, सी है मेथियोनिन, डी है ल्यूसिन। ठीक है, तो पहले तो आप ये बता दो कि ये सारे जो एंजाइम यहाँ पर लिखे हैं वो किस तरीके के हैं, कमेंट में सारे आवश्यक हैं या फिर अनावश्यक हैं। वैसे ये लाइव क्लास तो है नहीं, तो हम ही बता देते हैं। इसमें जो एलानिन है आपका खाली, ये कैसा है, ये अनावश्यक है। ठीक है, अनावश्यक है। बकाया सभी आप देख रहे हो, चाहे ल्यूसिन हो, चाहे आपका ट्रिप्टोफेन हो, चाहे मेथियोनिन है, ये सभी क्या है, आवश्यक अमीनो एसिड के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम है जो नियासिन में कन्वर्ट होने की क्षमता रखता है, वो ट्रिप्टोफेन है। ट्रिप्टोफेन अगर आप कहते हैं, अगर 60 mg ट्रिप्टोफेन आप खाते हैं, कितना 60 mg खाते हैं ट्रिप्टोफेन, तो कहीं जाकर आपको 1 ग्राम, ठीक है, वो भी 1 ग्राम नहीं, 1 मिलीग्राम जाकर कहीं आपको नियासिन प्राप्त होता है। ठीक है, नियासिन प्राप्त होता है। ठीक है, नियासिन जो कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। ओके, तो 60 mg ट्रिप्टोफेन खाने से हमें 1 मिलीग्राम क्या होता है, 60 mg ट्रिप्टोफेन खाने से हमें 1 mg नियासिन की प्राप्ति होती है। ओके, क्लियर हुआ। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 26, ट्रिप्टोफेन को नियासिन में बदलने के लिए कौन सा विटामिन सहयोग करता है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, या डी है उपर्युक्त सभी। तो जो अभी हमने बात की कि 60 mg हम ट्रिप्टोफेन जब खाते हैं तो हमें जाके कहीं 1 mg जाकर नियासिन की प्राप्ति होती है, लेकिन ये जो कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, ट्रिप्टोफेन का नियासिन में, ये कौन सहयोग कर रहा है, तो यहाँ पर विटामिन B भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है, तो ये सभी सहयोग करते हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर किसको कहते हैं, पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। ठीक है, PP फैक्टर भी हम इसको कहते हैं, निकोटिनिक अम्ल को कहेंगे, निकोटिनामाइड को कहेंगे। ए बार भी दोनों सही हैं, डी है राइबोफ्लेविन को कहेंगे। तो हम यहाँ पर इसको निकोटिनिक अम्ल भी कहेंगे और निकोटिनामाइड भी कहेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। जो नियासिन आपका होता है ना, नियासिन, ठीक है, नियासिन जो होता है आपका, ये 2 रूपों में मिलता है। कितने रूपों में, 2 रूपों में प्राप्त होता है। ठीक है, 2 रूपों में प्राप्त होता है, जिसमें पहला रूप आपका निकोटिनिक अम्ल, दूसरा आपका निकोटिनामाइड होते हैं। ठीक है, जो निकोटिनिक अम्ल होता है, ठीक है, और जो आपका निकोटिनामाइड, इन दोनों के क्या होते हैं, गुणधर्म बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है, गुणधर्म दोनों के ही समान होते हैं। ठीक है, बस इनको कैटेगराइज कर दिया गया है। गुणधर्म समान होने की वजह से क्या होता है, ये पेलेग्रा बीमारी में फ़ायदा करते हैं। ठीक है, पेलेग्रा बीमारी में फ़ायदा करते हैं, इस वजह से हम इसको पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। पेलेग्रा की खोज किसने की थी। ए ऑप्शन है मैक्सोसिन ने, सी बी है लेवॉइजर ने, सी है गोल्डब्रेगर ने, या फिर डी है फंक ने। तो हम बात करते हैं पेलेग्रा की खोज की। पेलेग्रा की खोज की थी गोल्डब्रेगर ने खोज की थी।
फंक ने जो है अभी हमने बताया ही था, इसी मतलब फंक ने जो है प्रोटीन की खोज की ही है मेनली, ठीक है। तो मैक्सोसिन ने किसकी खोज की थी? मैक्सोसिन ने घेंगा रोग की खोज की थी, घेंगा रोग के विषय में खोजा था, ओके। लोवाइजर आप जानते हो न्यूट्रिशन साइंस के पितामह हैं, ये न्यूट्रिशन साइंस के पितामह कह सकते हो आप, ओके। फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस कहे जाते हैं, ओके। मार्गदर्शक कहे जाते हैं न्यूट्रिशन साइंस के ये। लोवाइजर बहुत सारे नामों से जानते हैं, इन्होंने चयापचय को क्लियर किया, ठीक है। चयापचय को मतलब सर्वप्रथम चयापचय संबंधी जो प्रयोग को बहुत अच्छे से जो एक्सप्लेन किया वो इन्हीं ने किया तो और लोगों ने भी, लेकिन बहुत अच्छे से जो एक्सप्लेन किया वो लोवाइजर ने ही किया, ठीक है। तो ये बहुत सारे रीज़न हैं, इनको जो पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन है 29, विटामिन B3 की विशेषता क्या है ये बताना है आपको। क्या ये अम्ल व क्षार के प्रति स्थिर है? बी है ये ताप पर भी ये प्रभावित होता, ताप पर भी यह प्रभावित नहीं होता। सी है सूर्य की किरणों या प्रकाश से भी प्रभावित नहीं होगा। डी है निम्न में से सही। तो आप जानते हो ज़्यादातर विटामिन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो अम्ल से, क्षार से, ताप से, सभी से क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन विटामिन B3 की विशेषता ये है कि ये अम्ल क्षार के प्रति भी स्थिर रहते हैं। स्थिर रहने का मतलब है कि कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ताप पर भी ये प्रभावित नहीं होते, मतलब ताप भी सह सकते हैं, ओके। और सूर्य की किरणों में भी और उनके प्रकाश से भी ये प्रभावित नहीं होते हैं। तो निम्न में से सभी से मात्र एक विटामिन ऐसा है, इसको याद कर लेना, क्योंकि विटामिन की जब ये क्वालिटी पूछी जाती है तो हर बच्चा कन्फ्यूज़ होता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कौन सा विटामिन ताप से प्रभावित होता है, कौन सा सूर्य से प्रभावित होता है, कौन सा पानी में घुलनशील है, कौन सा ईथर व बेंजीन में घुलनशील है। हम इस तरीके की चीज़ों में कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो एक ऐसा विटामिन है ये जो किसी से प्रभावित नहीं हो रहा है, ये विशेषता है। मैं इसीलिए कहती हूँ क्लास पूरी देख लिया करो, कुछ चीज़ें हो सकता है आपको यहाँ याद हो जाएं। क्वेश्चन है 30, नियासिन पढ़ते हुए वही दिख रहा है। निम्नलिखित में से एक टाइप 1 एंजाइम का उदाहरण है। ए ऑप्शन है NAD, बी है NADP, सी है A और B दोनों, डी है केवल A। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि टाइप 1 एंजाइम कौन सा है। किस क्वेश्चन पे थे हम लोग? एकदम से ये हट कैसे गया? हाँ, 30 क्वेश्चन पे थे हम लोग। टाइप 1 एंजाइम का उदाहरण हमें बताना था, पता नहीं कैसे बैक हो गया एकदम से सारा, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप 1 का हमें उदाहरण बताना था, जो कि आपका था NAD। ये ऑप्शन सही होगा, जिसको हम इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। फुल फॉर्म क्या है इसकी? निकोटिनामाइड, ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन आपको एन से क्या हो गया? निकोटिनामाइड। ए से हो गया एडेनिन, और डी से क्या होगा? डाई न्यूक्लियोटाइड, ओके, न्यूक्लियोटाइड। ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म में ध्यान रखिएगा। इसे हम नियासिन जो होता है, विटामिन B3 होता है, उसमें ये टाइप 1 एंजाइम माना जाता है, NAD, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि नियासिन में या फिर विटामिन B3 में टाइप 1 एंजाइम हम किसको कहते हैं, तो वो हम NAD को कहते हैं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं। तो बात आती है NADP क्या है, तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए सारी चीज़ें सेम है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड बिल्कुल सामान्य, बस इसमें P दिया है ना लास्ट में, तो यहाँ पर बस फॉस्फेट लगा देना, बकाया सेम फुल फॉर्म है, सेम। इसको हम टाइप 2 एंजाइम कहते हैं, ठीक है, इसको हम टाइप 2 एंजाइम कहते हैं। ये दोनों के यहाँ विटामिन B3 के को एंजाइम है। को एंजाइम का मतलब होता है जो हमें किसी भी क्रिया को करने में सहयोग करते हैं, या फिर जो भी विटामिन B3 के काम होंगे उनमें ये सहयोग देने का काम करेंगे। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि विटामिन B3 भी एक को एंजाइम है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। निम्नलिखित में से क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण को कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण को कहते हैं, नियासिन को कहते हैं, या निम्न में से कोई नहीं। तो हम इसमें से क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण को कहते हैं। ऑक्सीकरण को हम क्रियात्मक इकाई आखिर कहते क्यों हैं? ऐसे मान सकते हो जैसे कि हाइड्रोजन के अणुओं का निकलना, ठीक है, H2 के अणुओं का निकल जाना, और क्या होता है? O2 के अणु जुड़ जाते हैं। खासतौर से जो भी आप जानते हो आपका कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो उसका भी ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन से हमें कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वसा है, चाहे प्रोटीन है, उससे जल की भी प्राप्ति होती है, हमें उससे ऊर्जा की भी प्राप्ति होती है। तो ये सारे काम किससे होते हैं? ऑक्सीकरण से ही होते हैं। और ये एक तरीके की
एंजाइमिक प्रक्रिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक तरीके की क्रियात्मक इकाई तो है ही है, बकाया एंजाइमिक क्रिया है। यहाँ पर अगर हम पाचन की दृष्टि से बात करें तो बहुत सारे एंजाइम भी इसमें क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हाइड्रोजनीकरण क्या है, कोई कमेंट करके हमें बताएगा। ओके, नियासिन तो पता है सभी को, हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं ये जरूर कोई बताइएगा कमेंट में। क्वेश्चन है 32, क्योंकि हमने कल या परसों वाली क्लास में हाइड्रोजनीकरण के विषय में बताया है। क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की चयापचय में विटामिन B3 भूमिका निभाता है, मतलब इनमें से कौन सा पोषक तत्व है जिसके चयापचय में विटामिन B3 जो है अपनी भूमिका अदा करता है। क्या प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, वसा के या फिर उपर्युक्त सभी के? तो यहाँ पर भी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो ये विटामिन B3 है, ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है वो प्रोटीन के भी मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट के में भी और वसा के में भी, तीनों के में भूमिका अदा करता है। इसलिए डी आंसर हमारा हमेशा यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन 33 है, विटामिन B3 की कमी से होने वाली समस्याएं हैं। ए ऑप्शन है त्वचा रूखी, बेजान व लाल हो जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पाचन तंत्र भी प्रभावित होगा, बिल्कुल। सी ऑप्शन बात करते हैं नाड़ी संस्थान प्रभावित होगा, या फिर डी है निम्न में से सभी। नाड़ी क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने इस तरीके से प्रश्न इसलिए बनाए हैं कि आप इन सब चीज़ों को याद कर लो। मेरा उद्देश्य ये है, यहाँ पर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं गलत हो रहे हैं मायने नहीं रखता। यहाँ पर ये मायने रखता है कि आप पढ़ लो, अभी भी 2 महीने 2.5 महीने हैं आपके पास। ठीक है, दिन प्रतिदिन कटते जा रहे हैं, आपको खुद दिख रहा होगा। ओके, तो त्वचा रूखी, बेजान, लाल हो जाती है, हम सभी जानते हैं। पैलेग्रा में क्या होता है, हाथ पैर ही आपके खराब होते हैं। ओके, पाचन तंत्र प्रभावित होता है, बिल्कुल, इसमें डायरिया की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। ओके, पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, खासतौर से बच्चों में डायरिया खत्म नहीं होता। नाड़ी संस्थान भी प्रभावित होता है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 की। निम्नलिखित में से एक 3D में शामिल नहीं है। ये ऑप्शन है, मतलब 3D में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है 3D में? तो क्या डर्मेटाइटिस नहीं शामिल है, डर्मेटाइटिस शामिल नहीं है, डायरिया शामिल नहीं है, डेथ शामिल नहीं है, डिमेंशिया शामिल नहीं है। तो नियासिन की कमी से आप जानते हो 3D वाली समस्या होती है, जिसमें आपके डर्मेटाइटिस भी शामिल होता है, डायरिया भी शामिल होता है, डिमेंशिया भी शामिल होता है। लेकिन डेथ जो है नहीं शामिल होता है। डेथ किस में शामिल होता है? 4D में शामिल होता है। जब हमसे पूछा जाए कि नियासिन की कमी से होने वाली 4D समस्या में कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो आप कहोगे डर्मेटाइटिस, डायरिया, डेथ, सॉरी उसके बाद आता है डिमेंशिया, और लास्ट में क्या होता है, डेथ पर कंडीशन आ जाती है अगर सही से केयर ना की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात आती है कि डर्मेटाइटिस में क्या होती है, तो आप जानते हो ये त्वचा है। डर्मेटाइटिस का मतलब ही यही होता है कि त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, स्किन की प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर। ठीक है, संबंधी रोग हो जाएंगे। डायरिया में आप जानते हो पाचन तंत्र संबंधी रोग। ठीक है, डायरिया खुद ही पाचन से संबंधित रोग है। ठीक है, पाचन प्रभावित होगा। डिमेंशिया में कहीं ना कहीं आप पागलपन से इसे जोड़ सकते हो, मतलब माइंड आपका प्रभावित होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके माइंड पर इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर। ओके, और डेथ का मतलब जानते हो कि लास्ट में बस एक ही चीज़ बची है, फिर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। अगर आपने यहाँ तक, पहली बात सबसे पहले त्वचा रोग हो वहीं पर कंट्रोल कर लो, डॉक्टर की सलाह ले लो। ओके, डायरिया हो वहाँ पर सलाह ले लो, डिमेंशिया तक भी आप ट्रीटमेंट अच्छे से ले लो, तो इस कंडीशन से बच जाओगे। इसीलिए पहले इसको 3D ही नाम दिया गया। लास्ट में जब अगर आप ये सारी समस्याओं से नहीं बचोगे तो डेथ के मुंह में जाना अनिवार्य है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही, मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही होगा। ओके, 3D में शामिल नहीं है तो सी शामिल नहीं है। ठीक है, डेथ शामिल नहीं है। ओके, बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 की। ओके, 35 की बात करते हैं। विटामिन B3 की कमी से होने वाली वह समस्या जिसमें व्यक्ति भ्रमित रहता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या हेल्यूजन कहते हैं, गैलेक्टोसीमिया कहते हैं, पैलेग्रा कहते हैं, या डिमेंशिया कहते हैं? तो एक ऐसी कंडीशन आपको विटामिन B3 की कमी की बतानी है जिसमें व्यक्ति भ्रम में रहता है। ठीक है, भ्रम में रहता है। अभी हमने आपको जस्ट क्या बताया था, डिमेंशिया बताया था। तो डिमेंशिया में क्या होता है, याददाश्त चली जाती है व्यक्ति की। ओके, याददाश्त चली जाएगी, है ना, याददाश्त चली जाएगी। याददाश्त में मतलब कमी हो जाएगी, जिसको हम कह सकते हैं स्मृति हानि भी बोल सकते हैं। स्मृति में हानि हो जाएगी, में हानि हो जाएगी। ठीक है, ये वाली समस्याएं हो जाती हैं इसमें। ओके, डिमेंशिया में। और अगर हम बात करें यहाँ पर पैलेग्रा, तो पैलेग्रा आपको पता है त्वचा संबंधी समस्या होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हेल्यूजन।
ठीक है। हेल्यूजन, गैलेक्टोसीमिया आप जानते हो गैलेक्टोज की जो अधिकता होती है तो गैलेक्टोसीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ये जो विटामिन B3 की समस्या है उसमें व्यक्ति क्या होता है, भ्रमित रहता है, मतलब भ्रम रहता है, उसने खाना खाया उसे ये भी भ्रम रहता है कि खाया या नहीं खाया, ठीक है। तो इसको हम हेल्यूजन कहते हैं, ओके। बकाया पेलेग्रा में इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है, इसे हम डर्मेटाइटिस कह सकते हैं या पेलेग्रा कह सकते हैं। इस तरीके के हाथ पैर हो जाते हैं अजीब तरीके के, फटे फटे से, जख्मी से, ओके। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर था वो ए ऑप्शन था। क्वेश्चन है हमारा 36, ओके। क्रिस्टल नेकलेस में होने वाली समस्या है, ए ऑप्शन है गले में जलन व लाल होना, बी ऑप्शन है सूर्य की रोशनी में जलन होना, सी है गले में डर्मेटाइटिस होना, डी है उपयुक्त तो सभी। तो क्रिस्टल नेकलेस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्रिस्टल नेकलेस सबसे पहले तो आपको ये पता है होना चाहिए कि होती कहाँ पर है समस्या, तो आपके गले में होती है, ओके। नेकलेस पहनते कहाँ है, गले में, नेकलेस तो याद रखो क्रिस्टल नेकलेस हम नेक में पहनते हैं, तो ये नेक से संबंधित प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या होता है, गले में जलन व लाल दाने भी हो जाते हैं, मतलब लाल हो जाती है, ओके। सूर्य की रोशनी में फिर जलन होगा, आप जानते हो स्किन हमारी लाल हो रही हो किसी वजह से, कोई एलर्जी हो रही हो तो सूर्य की रोशनी में ज़्यादातर जलन होती है, ठीक है। और गले में क्या होता है, डर्मेटाइटिस, भाई त्वचा पे प्रॉब्लम है तो डर्मेटाइटिस ही हम उसे कहेंगे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये ध्यान रखो विटामिन B3 की कमी से क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। डर्मेटाइटिस हो रहा है, डायरिया हो रहा है, डिमेंशिया हो रहा है, हेल्यूजन हो रहा है, क्रिस्टल नेकलेस हो रहा है, और भी चीज़ें हम आके जानेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। पेलेग्रा की गंभीर स्थिति में कितने मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन B3 की आवश्यकता हमें रहती है। क्वेश्चन का आंसर मतलब ऑप्शन पढ़िए, 20 mg, 40 mg मतलब 40 mg, 50 mg या फिर 60 mg। तो यहाँ पर जब अगर बात आती है पेलेग्रा हो गया है किसी व्यक्ति को, तो कम से कम यहाँ पर 50 mg, सी ऑप्शन सही होगा आपका बिल्कुल, ठीक है। 50 mg जो होता है प्रतिदिन आपको नियासिन लेना है, कम से कम ये 3 से 5 दिन, ठीक है। 3 से 5 दिन आपको इतना लेना ही लेना है, तब जाकर आप इस पर थोड़ा कंट्रोल पाएंगे और फिर आप आराम से खाते रहो, ओके। क्वेश्चन है 38, विटामिन B3 का संग्रहण कहाँ होता है, यकृत में होता है, छोटी आंत में होता है, मांसपेशियों में होता है, निम्न में से कोई नहीं। तो हम बात करेंगे विटामिन B3 के संग्रहण के लिए, तो जो ये विटामिन होते हैं आप सभी जानते हो विटामिन का जो है संग्रहण नहीं होता है, क्योंकि इनको हम इसीलिए हम कहते हैं विटामिन हमें रोज लेने चाहिए, ओके। लेकिन जो विटामिन B3 है इसका थोड़ा जो संग्रहण होता है वो नहीं होता है, और यहाँ पर अवशोषण की अगर हम बात करते हैं तो छोटी आंत, मतलब कहने का मतलब मेरा यही था कि मतलब सारे विटामिन है लगभग कोई भी आपके स्टोर नहीं होते, खासतौर से जो जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील विटामिन जो है आपके स्टोर नहीं होते, तो ये भी तो जल में घुलनशील है तो ये भी स्टोर नहीं होगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो छोटी आंत ऑप्शन दिया है ये क्या है, ये क्या करता है, B3 के अवशोषण में सहायक है, ठीक है। अवशोषण की बात आए तो अवशोषण करता है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लगभग न्यूट्रिशन है वो उनका अवशोषण आपकी छोटी आंत में ही होता है, ओके। बढ़ते हैं आगे। यकृत आप जानते हो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो 1 से 1.5 kg की होती है, जहाँ पर बहुत सारे पोषक पदार्थों का कहते हैं स्टोरेज होता है, चाहे आपका कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से वह विटामिन का प्रकार जिसकी सामान्यता होगा, यहाँ पर सामान्यता कमी शरीर में नहीं होती। ए ऑप्शन है विटामिन B2, बी ऑप्शन है विटामिन B3, सी ऑप्शन है विटामिन B5, डी ऑप्शन है यहाँ पर विटामिन B1। तो यहाँ पर एक ऐसा पदार्थ बताना है जिसकी सामान्यता कमी हमारे बॉडी में नहीं देखने को मिलती, तो ये आंसर आपका होगा सी ऑप्शन विटामिन B5, ओके। इसकी कमी हमारे लिए ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती। इसका रासायनिक नाम क्या है, पेंटाथोनिक अम्ल है, पेंटाथोनिक अम्ल है, थोनिक अम्ल या एसिड कुछ भी लिख लीजिए, पेंटाथोनिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। इसकी भी कमी से कुछ रोग हो जाते हैं जो याद रखिएगा, एक होता है ब्राउनिंग फुट सिंड्रोम, पूछा जाए किसकी कमी से होता है तो विटामिन B5 या आपके पेंटाथोनिक अम्ल की कमी से होता है सिंड्रोम, ठीक है। दूसरा पेरेसेथीसिया, थोड़ा नाम अजीब है लिख लीजिएगा लेकिन, ठीक है। पेरेसेथीसिया या फिर ब्राउनिंग फुट सिंड्रोम पूछा जाए किसकी कमी से होता है तो वो विटामिन B5 की कमी से होता है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पर। क्वेश्चन है यहाँ पर 40, निम्नलिखित में से किसे चिक मुर्गी
मतलब चिक एंटी विटामिन भी कहते हैं। ए ऑप्शन है विटामिन B5 को, बी ऑप्शन है विटामिन B6 को, सी ऑप्शन है विटामिन B2 को, डी ऑप्शन है विटामिन B9 को। तो किसे चिक मुर्गी या फिर सॉरी चिक मतलब मुर्गी बात एक ही है, चिक एंटी विटामिन की यहाँ पर बात हो रही है। तो विटामिन B6 को हम क्या कहते हैं, विटामिन B6 को हम एंटी रैट विटामिन कहते हैं, एंटी रैट विटामिन कहते हैं। ओके, विटामिन कहते हैं इसको। और यहाँ पर विटामिन B5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर विटामिन जो B5 है वो आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। विटामिन B2 आपको जानते हो राइबोफ्लेविन का रासायनिक नाम है, और विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, और विटामिन B9 का क्या है, फॉलिक अम्ल है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तेल को बार बार गर्म करने से उत्पन्न स्थिति क्या कहलाती है। ए ऑप्शन है पोइचिंग कहलाती है, बी ऑप्शन है ऑक्सीकरण कहलाती है, सी है ब्राउनिंग कहलाते हैं, डी है रेंसिडिटी। जब हम तेल को बार बार गर्म करते हैं तो आप जानते हो धुआं सा बन जाता है बहुत सारा, ठीक है, और वो तेल हमारे लिए हानिकारक भी होता है, इसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। ओके, ब्राउनिंग अवक्रिया जब हम जानते हैं कोई भी ऐसी चीज़ काटते हैं, जैसे सेब काटते हो आप, आलू काटते हो, तो कैसे हो जाते हैं, काले काले से हो जाते हैं, ठीक है, काले, क्योंकि उसका जो एंजाइम है उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इस वजह से वो ब्राउन हो जाते हैं, तो उसको हम ब्राउनिंग अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण भी आप जानते हो, जो भी भोज्य पदार्थ हम खाते हैं कुछ भी, इनका सबका ऑक्सीडेशन होता है। और पॉइचिंग किस पर किया जाता है, अंडे पर किया जाता है, ठीक है, गर्म पानी डालना अंडे पर, ठीक है, गर्म पानी में अंडे डालना, तो पॉइचिंग कहलाता है। तो ये सारे यहाँ पे डी ऑप्शन सही था, ठीक है, डी ऑप्शन सही था, ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोगों के कमेंट आते हैं इस वजह से कह रही हूँ, डी ऑप्शन यहाँ पर सही था। ओके, क्वेश्चन है 42। विटामिन B5 प्रभावित या नष्ट हो जाता है अम्ल व सूर्य से, क्षार से, ताप से, या फिर निम्न में से सभी से नष्ट जो है ये क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ सभी सही होगा, ये सभी से जो है नष्ट हो जाता, अम्ल से भी, क्षार से भी, आपके सूर्य से भी और ताप से भी, हर किसी से ये नष्ट हो जाता है। पर इसकी विशेषता ये होती है, इसका नाम क्या था, पेंटाथोनिक अम्ल था, और ये इसका मतलब ही ये होता है कि ये क्या होता है, हर जगह पाया जाता है, चाहे पादप जगत हो, चाहे आपके प्राणिज जगत हो। पादप मतलब जो आपके वनस्पति भोज्य पदार्थ होते हैं, पादप मतलब वनस्पति हो गया, प्राणिज मतलब जो भी आपके एनिमल लोग खाते हैं, चाहे मछली हो गई, चाहे अंडे हो गए, या फिर कोई भी चीज़ है जो आप लेते हो खाते हो, ठीक है, उनमें सब में ये पाया जाता है। तो इस वजह से इसकी कमी नॉर्मली नहीं देखी जाती, जो कि आपको ये पता है। इसका जो रासायनिक नाम अभी हमने क्या बताया था, पेंटाथोनिक अम्ल बताया था, ठीक है। तो पेंटाथोनिक अम्ल जो होता है, अगर हमने बताना भूल गए, आपको अब याद आया तो बता दूं, ये जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, ग्रीक भाषा का ये क्या है, शब्द है, भाषा का शब्द है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो पेंटाथोनिक अम्ल है किस भाषा का शब्द है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसका जो ये मतलब क्या होता है, इसका हर जगह, ठीक है, हर जगह, ओके, मतलब हर जगह प्राप्त होना, या फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम एवरीवेयर, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम एवरीवेयर, तो मतलब हर जगह प्राप्त होने वाला, चाहे आपके पादप जगत हो, ठीक है, मतलब वेजिटेबल सोर्स हो, या फिर आपके एनिमल सोर्स है, ये हर जगह मिलता है, इस वजह से इसकी कभी नहीं होती। अच्छा, हमने अभी बात की थी कि इसको हम क्या कहते हैं, एंटी चिक विटामिन कहते हैं। एंटी चिक विटामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मुर्गी की त्वचा संबंधी समस्याओं को इस विटामिन से सही किया गया। पहले इन पर क्या होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, ओके, फिर उनको जब बीमारी लग जाती है तब उन्हें ये खाने को देते हैं, तब पता चलता है कि ये मतलब ये रोग इस चीज़ से हुआ था, ठीक है। तो मुर्गी की बीमारियों को, त्वचा संबंधी बीमारियों को सही किया गया, ओके, तब ये पाया गया कि जब मुर्गियों की बीमारी सही हो गई इसको देने से, तो इंसानों की बीमारी भी सही हो सकती है ना। तो यहाँ पर ये त्वचा संबंधी बीमारियों से हमारी रक्षा करता है, ठीक है। क्वेश्चन है 43। निम्नलिखित में से विटामिन B5 किससे मिलकर बना है, बीटा एल्यूमिन से बना है, ब्यूटायरिक अम्ल से बना है, सी है ए व बी दोनों, डी है निम्न में से कोई नहीं। देखो, जो ये आपका पेंटाथोनिक है, ये क्या है, एक डाईपेप्टाइड है, डाईपेप्टाइड है, ठीक है। एक चीज़ आपको और समझ में आई होगी, डाई से, डाई का मतलब क्या होता है भाई, कार्बन मतलब दो अणु, मतलब दो अणुओं से जो चीज़ बनती है उसको हम डाई कहते हैं। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, मोनो मतलब सिंगल अणु, डाई मतलब
कम से कम 2 अणु, ठीक है। और पॉली मतलब जटिल शर्करा मतलब 2 से भी अधिक अणु, ठीक है। तो डाई का इतना तो समझ में आता होगा आपको कि डाई का मतलब यहाँ पर कार्बन के 2 अणुओं से मिलकर ये बन रहा है। तो यहाँ पर आपका बीटा एलुमिन भी तो है ही है, ब्यूटारिक अम्ल भी सही है। इसके अलावा कभी आपको मिले अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन, अमीनो एसिड मतलब क्या, प्रोटीन हो गया, ओके। अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन, या मिले आपको लिखा हुआ प्लस वसा, तो अमीनो एसिड प्लस वसा से भी ये बनता है, ओके। इसके लिए मतलब अमीनो एसिड और वसा के लिए पेंटाथोनिक अम्ल भी काम करता है, और पेंटाथोनिक अम्ल का भी स्वयं निर्माण जो है अमीनो एसिड और वसा की प्राप्ति से हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, इसके बहुत सारे रासायनिक टर्म हैं। जैसे हम कहें, लिख देती हूँ बाई चांस, वैसे इतना डिफ़िकल्ट आई थिंक टीजीटी पीजीटी में तो नहीं मतलब इतने डिफ़िकल्ट वर्ड उठाए जाएंगे, हाँ, लेकिन नेट में उठाए जा सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए बीटा मरकेप्टो, ठीक है, मरकेप्टो, इथाइलिन, ओके, इथाइलिन, इथाइलिन, तो याद रखना इससे भी ये बनता है, ओके। इथाइलिन एडिनिन, ओके, इससे भी ये बनता है, ध्यान रखिएगा। राइबोज प्लस फास्फोरस से बनता है, राइबोज प्लस फास्फोरस से बनता है, ठीक है। खनिज से भी मतलब बन रहा है, ओके। फास्फोरस क्या है, खनिज लवण है, ओके। फास्फोरस से भी ये बनता है, फास्फोरिक एसिड से। तो ये सारा चीज़ों से मिलकर ही चीज़ों से मिलकर बनता है। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं ये एक मिश्रित विटामिन का रूप है, ठीक है, मिश्रित रूप है ये, ओके। ये जो विटामिन है आपका विटामिन B5, ये मिश्रित रूप में प्राप्त होता है, ऐसे आप समझ सकते हो, रूप में प्राप्त होता है, ओके। बहुत सारी चीज़ों से मिलकर ये बन जाता है, ओके। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या कहा, एवरीवेयर, हर चीज़ से मिल रहा है, वसा से भी आपको मिल रहा है, ये खनिज से भी मिल रहा है, ये आपको प्रोटीन से भी मिल रहा है, तो सब जगह है, अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये सोर्स आपके वेजिटेबल भी हो सकते हैं, ये सोर्स आपके एनिमल भी हो सकते हैं, तो ये बहुत जगह से मिलता है। इसलिए आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सा मिश्रित विटामिन का श्रेष्ठ उदाहरण है, तो आप B5 आंसर लगा देना आँख बंद करके, क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शन आपको मिल नहीं सकता, ओके। मतलब इसमें सभी चीज़ें जो है, हालांकि हर विटामिन में रोल है, लगभग सभी विटामिन को एंजाइम की तरह काम करते हैं, लेकिन वो स्वयं करते हैं, ठीक है। लेकिन इसको बनाने में बहुत से लोग योगदान दे रहे हैं, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन है 44, विटामिन B5 हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए तथा रक्त को चिपचिपा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व को तैयार करता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। विटामिन B5 हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए, रक्त को चिपचिपा बनाने के लिए निम्न में से किस तत्व को तैयार करता है। पॉलीसैकेराइड को, कार्बोहाइड्रेट को, पैराफिन को, या फिर निम्न में से सभी को। तो ये करता है पैराफिन को तैयार। पैराफिन के कारण क्या होता है, रक्त चिपचिपा होता है, ओके, और रक्त का निर्माण भी होता है, ओके। और तैयार कौन कर रहा है, विटामिन B5 इसको तैयार कर रहा है। लेकिन ये है किसका रूप, ये कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसैकेराइड का ये रूप है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगा। अगर आपसे अभी तक पूछा जाता था कि पॉलीसैकेराइड क्या क्या है, तो हम कहते हैं स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज है, पैक्टिन है, हम ये सब बताते थे। तो उसमें एक और ऐड कर लो, पैराफिन भी आपका जटिल शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट में ये पॉलीसैकेराइड का रूप होता है। लेकिन अभी जो हमसे प्रश्न पूछा गया, अगर हम उसका आंसर बताएं तो ये सी ऑप्शन सही होगा। जो विटामिन B5 है, ये पैराफिन को तैयार करता है रक्त निर्माण के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 45 की ओर। विटामिन B5 का एंटागोनिस्ट तत्व क्या है। ए ऑप्शन है ओमेगा 3, ओमेगा मिथाइल पेंटाथोनिक एसिड, या डी है निम्न में से सभी। तो इसका अगर हम बात करते हैं एंटागोनिस्ट की, तो एंटागोनिस्ट कौन है, ओमेगा मिथाइल पेंटाथोनिक एसिड। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा क्या है, ओमेगा मिथाइल पेंटाथोनिक एसिड, बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, एंटागोनिस्ट होते क्या हैं। एंटागोनिस्ट स्वयं एक ऐसे तत्व होते हैं जो किसी भी पदार्थ के अवशोषण को बाधित करते हैं, मतलब सही से नहीं होने देते। जैसे यहाँ पर विटामिन B5 है, तो ये जो ओमेगा मिथाइल पेंटाथोनिक एसिड है, इसके अवशोषण में कहीं ना कहीं बाधक होगा, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। क्वेश्चन है यहाँ पर 46, विटामिन B5 मुख्यतः प्राप्त होता है रॉयल जेली से, ईस्ट से, गेहूँ से, या फिर अंकुर व भूसी से। तो ये जो विटामिन B5 है आपका रॉयल जेली से प्राप्त होता है। रॉयल जेली कहाँ से मिलती है, तो ये एक रानी मधुमक्खी होती है, रानी मधुमक्खी, ठीक है, रानी मधुमक्खी होती है, ओके। रानी मधुमक्खी की प्रजाति से है जिसके लार्वा से बनती है, ठीक है, इस रानी मधुमक्खी के लार्वा से बनती है, ध्यान रखिएगा, ओके। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। विटामिन B5 की कमी से प्रभावित अंग हैं हाथ पैर के मांसपेशियां, त्वचा, मस्तिष्क या उपरिक्त सभी। ये लगभग सभी विटामिन आप पढ़ोगे ना, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी लगभग सभी विटामिन में, ओके। त्वचा, मस्तिष्क और
हाथ पैर में की मांसपेशियों में प्रॉब्लम, ये लगभग डी ऑप्शन सही है, सभी में ये लक्षण लगभग पाए जाते हैं। क्वेश्चन है 48, प्रोटीन शुगर को पकाने से होने वाला रिएक्शन जिसमें पदार्थ का रंग भूरा हो जाता है कहलाता है रिगर मोर्टिस, मेलार्ड अवक्रिया, जिलेटिनाइजेशन, डी है उपर्युक्त सभी। तो प्रोटीन और शुगर मतलब दूध या चीनी पूछा जाए, प्रोटीन दूध में क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो अगर प्रोटीन एवं शुगर पूछा जाए तो क्या है, ये मेलार्ड अवक्रिया है, वी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रिगर मोर्टिस मांस का कड़ा होना जिसको हम कहते हैं रिगर मोर्टिस, ठीक है, मांस का कड़ा होना। ओके, क्लियर हुआ। और जिलेटिनाइजेशन है ये क्या होता है, स्टार्च वगैरह जो होता है आपके अनाजों में होता है जिलेटिनाइजेशन का प्रोसेस। क्वेश्चन है 49, आरडीए 2020 के अनुसार विटामिन B3 की आवश्यकता एक अधिक क्रियाशील स्त्री को कितनी mg होगी, 11, 18, 14 या फिर 23। तो विटामिन B3 की आवश्यकता अगर अधिक क्रियाशील स्त्री को पूछा जाए तो यहाँ पर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है, 18, ठीक है। जो आपकी अधिक क्रियाशील यहाँ पर पूछा जा रहा है ना, अधिक जो बहुत ज़्यादा काम करने वाली स्त्रियां हैं उनके लिए तो 18 होगा, लेकिन जो 14 है ये किसके लिए है अगर हम बात करें तो ये मध्यम के लिए है, ठीक है, मध्यम के लिए, मध्यम क्रियाशील स्त्रियों के लिए विटामिन B3 का मतलब यहाँ पर हुआ नियासिन की बात चल रही है, ठीक है, नियासिन ये आरडीए 2020 के अनुसार है, ठीक है। ये मध्यम क्रियाशील के लिए हो गया और 18 हमने बता दिया अत्यधिक के लिए हो गया, 14 हमने बताया किसके लिए है, मध्यम के लिए, 11 किसके लिए, कम क्रियाशील के लिए, ठीक है, कम क्रियाशील के लिए कितना है 11 mg, ओके, क्रियाशील, कम क्रियाशील, क्लियर हुआ। जो 23 है ये किसका है, जो बहुत अधिक क्रियाशील पुरुष हैं, बहुत अधिक क्रियाशील पुरुष हैं उनको कितना नियासिन चाहिए 23 मिलीग्राम, और 18 मध्यम क्रियाशील पुरुषों के लिए चाहिए और 14 कितना किसे चाहिए जो बहुत कम क्रियाशील पुरुष हैं, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 50, आरडीए 2020 के अनुसार विटामिन B2 की आवश्यकता एक अधिक क्रियाशील स्त्री को कितनी mg होगी, विटामिन B2 की आवश्यकता पूछी जा रही है। ए ऑप्शन है 1.9, बी ऑप्शन है 3.1, सी ऑप्शन है 2.4, डी ऑप्शन है 3.2। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन से होगा 3.1, ओके, बी ऑप्शन से होगा। जो आपकी अधिक क्रियाशील स्त्री हैं उनको कितना mg चाहिए, यहाँ पर कितना mg चाहिए नियासिन, वो चाहिए आपको नियासिन नहीं, विटामिन B2 की बात हो रही, राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन, ओके, राइबोफ्लेविन कितना चाहिए 3.1 चाहिए अधिक क्रियाशील की, यहाँ पर जो है हम बता रहे हैं आपके लिए। अगर बात हो मध्यम के लिए कितना चाहिए तो 2.4 मध्यम के लिए हो जाएगा, मध्यम के लिए हो जाएगा, और बचा आपका यहाँ पर 1.9, तो ये कम, ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है 1.9 है, ये हो जाएगा कम के लिए, ठीक है, कम क्रियाशील महिलाओं के लिए हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो 3.2 आता है, ये किसका है, तो ये अधिक क्रियाशील जो पुरुष हैं उनके लिए विटामिन B2 चाहिए, ओके। और इनका एक चीज़ मैं बताऊं क्या है, देखो जो विटामिन B2 है आपका, ठीक है, ध्यान से सुनिए, विटामिन B2, तो इसमें आप ऐसे याद रख सकते हो, पहले तो कम क्रियाशील पुरुष का देखते हैं 2.0, ठीक है, 2.0, और मध्यम क्रियाशील का 2.5, अधिक क्रियाशील का क्या है 3.2, ये पुरुष का है, ठीक है। अब आप यहाँ पर याद करेंगे स्त्री का क्या है, कम क्रियाशील का, स्त्री का, ये पुरुष का था, स्त्री का क्या है 1.9 है, ठीक है। यहाँ पर बस क्या करना है, 1 कम कर देना, स्त्री का 2.4 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 3.2 है तो इसमें भी 1 कम कर दो, 3.1 हो गया। तो अगर हम इनको ऐसे करके याद करें तो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा कि राइबोफ्लेविन पुरुष एक का याद कर लो, पुरुष का कितना 2.0 में 1 कम कर दो तो यहाँ पर क्या हो गया 1.9 हो गया, मतलब थोड़ा सा दिमाग चला लो। उसके बाद 2.5 के बाद इधर 1 कम करना है 2.4 हो जाएगा, इधर 3.2 के बाद 1 कम करना है तो 3.1 हो जाएगा। तो थोड़ा दिमाग चला लो तो चीज़ें ऐसे ही हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि ऐसा ही सेम आपके लिए इसके साथ बताती हूँ क्या है, जो आपका विटामिन B2 है। यहाँ पर अगर हम बात करें पुरुष की तो पुरुष को का याद रखना है कितना 14 विटामिन B3, 18 और यहाँ पर 23 mg में इसे लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 11 स्त्री का और 14 और यहाँ पर 18, ओके 18। तो इसमें है कोई कुछ अंतर इसमें, हाँ ये अंतर है, देखो जो अधिक क्रियाशील पुरुष है, सॉरी कम क्रियाशील पुरुष है उसका चला गया महिलाओं में मध्यम में, ठीक है, मध्यम क्रियाशील को उतना लेना है। जो यहाँ पर मध्यम क्रियाशील पुरुष हैं वो अधिक क्रियाशील स्त्रियों को लेना है, ठीक है। और बस इतना याद कर लो, लास्ट वाला पुरुष का 23 है और महिला का कम क्रियाशील को 11 mg लेना है आरडीए के अनुसार विटामिन B3।
भाई थोड़ा तो दिमाग ऐसे हम, अगर आपको सोचो 4-5 या 7 क्वेश्चन रोज़ लेकर आ रहे हैं पेपर में प्रैक्टिस में, तो आपको अगर हम 4-5 क्वेश्चन रोज़ कराते रहेंगे तो समझो आपको तब तक सारा आइडिया याद होगा या नहीं। मैं तो ऐसा ही मान कर चल रही हूँ। अब इतने पर भी नहीं हो पाती हैं चीज़ें, तो फिर मतलब ये चीज़ है, अगर आप मान लो अभी आपके एकदम समझ में नहीं आई, लेकिन आप अगर 2-3 बार इसको नज़र में बसाओ, 2-3 बार आप इस चीज़ को लिख लो और देख लो उठा उठा के कॉपी, तो क्या आपको ये याद नहीं होगा? इसमें कुछ डिफ़िकल्टी है? मतलब जो कम क्रियाशील पुरुष है वो मध्यम क्रियाशील महिला को लेना है, ठीक है, 14-14। जो मध्यम क्रियाशील की पुरुष की जो डाइट है मान लो नियासिन की, वो किसे लेनी है? अधिक क्रियाशील स्त्री को लेनी है, 18-18, ठीक है। बस 14 याद कर लो, 11 याद कर लो और 23 याद कर लो, बस इतना इसमें याद करना है और समझना है, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों में और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नई एक वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।